वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब बेसिक कंसेप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपके जो स्कूल्स में एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स के अंदर वो क्वेश्चन पक्का 110% दिखता ही दिखता है और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टोकियोमेट्री के बारे में। और स्टोकियोमेट्री को हम डिस्कस कर करके हमने बहुत प्लेन और सिंपल न्यूमेरिकल किए थे बेटा वहां पे। आज हम कुछ ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे जहां से हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से हम स्टोकियोमेट्री के साथ किसी भी प्रोडक्ट की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मास मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन और मोल मास रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट यू कैन कैलकुलेट वेरी इजिली। जो आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था वो हाफ कंसेप्ट था। अब एक छोटा सा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे और उस कंसेप्ट के बेस पे आपको सारे का सारा केस क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज लिमिटिंग रीएजेंट। आज का टॉपिक है बेटा हमारा लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट का। क्योंकि अगर आप कोई भी अगर आप कोई भी रिएक्शन चेक कर रहे हो और उस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट है तो और दोनों का अमाउंट आपको मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो और पूछा गया कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट क्या होगा। तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको चेक करना पड़ता है पहले कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है इन दोनों में से, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके बेस पे फिर आप बताते हो कि प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा बेटा। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल ध्यान से सुनना। ठीक है, सपोज करो बेटा, मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा आपको लेटर ऑन, पहले एग्जांपल देता हूं बेटा। देखो सपोज करो बेटा कि हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगे हुए हैं। किसमें लगे हो? कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहां से कार मैन्युफैक्चर्स होती है, बनती है बेटा। अब आपको पता है कि कार के अंदर बहुत सारी एसेसरीज होती हैं और एसेसरीज अलग अलग होती है। स्टीयरिंग हो गया, व्हील हो गया, हॉर्न हो गया, टायर हो गए बेटा, शीशे शील्ड्स हो गए, जो विंडो शील्ड्स होती है बेटा वो हो गई, क्लियर है। और बहुत सारी बॉडी हो गई उसकी, इंजन हो गया उसका, सारा केस। तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास सपोज करो कि 100 किसी ने हॉर्न्स बना के भेज दिए बेटा, ठीक है, और 100 बेटा किसी ने क्या कर दी, स्टीयरिंग बना के भेज दी, स्टीयरिंग बना के भेज दी, ठीक है ना। एंड किसी ने 100 बेटा क्या कर दिया, हम लोगों उन्होंने टायर्स बना के भेज दिए, डन। बट उसने सिर्फ 2 इंजन बना के भेजे बेटा। क्या बना के भेजे? 2 इंजन जो थे गाड़ी के वो सिर्फ 2 बन पाए, 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में। तो आप क्या कहोगे कि जो पूरी की पूरी गाड़ी तैयार होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? इंजन के ऊपर। कम अमाउंट किसका है? तो इंजन का क्या है बेटा, 2 इंजन है, तो पूरी गाड़ी, एक गाड़ी में 1 इंजन लगता है तो 2 गाड़ी में 2 इंजन लगेंगे। इसका मतलब क्या होगा, अगर 100 हॉर्न्स है तो वो तो हमारे पास सब वेस्ट है, सिर्फ उसमें से आप क्या करोगे बेटा, 2 हॉर्न का यूज करोगे 2 कार बनाने के लिए, 2 स्टीयरिंग का यूज करोगे 2 कार बनाने के लिए। टायर्स बेटा कितने हैं यहाँ पे, 100 है। 100 का मतलब हो गया एक गाड़ी में 4 टायर लगते हैं, तो 25 में से 25 गाड़ी बनाने के लिए 25 चौका 100 होता है बेटा, तो 2 टायर यूज कर, मतलब यू विल यूज अराउंड 8 टायर्स ओवर हियर बेटा। आप क्या करोगे, 8 टायरों को यूज करोगे यहाँ पे, क्लियर है। बट जो इंजन है पूरे के पूरे दोनों के दोनों यूज हो जाएंगे। तो ये इंजन है बेटा, उसकी तो खपत पूरी हो गई ना, वो पूरे के पूरे कार बनाने में क्या हो गए, यूज हो गए कि नहीं हो गए। तो वही लिमिटिंग रिएजेंट है। और इस इंजन के बेस पे मैं ये बताऊंगा कि मेरे पास कितनी कार मैन्युफैक्चर होंगी इस साल या इस महीने में, बिकॉज आई गॉट ओनली 2 इंजन बेटा, क्लियर है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है। अब मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, ध्यान सुनना, एंड ट्राई टू एसोसिएट दैट डेफिनेशन विद दिस एग्जांपल, देन आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। देखो बेटा क्या है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है,
It is that reagent, it is that reactant which is completely consumed during a reaction, which is completely consumed during a reaction. किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, मतलब पूरे का पूरा जितना दे रखा है खत्म हो जाए बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। अरे गेटिंग माय पॉइंट ना? कि देखो यहां पे क्या था हमारे पास, 100 हॉर्न से, 100 स्टीयरिंग से, 100 टायर से बेटा, और 2 इंजन से। तो इन चारों में से कौन सी चीज थी जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गई? दैट वाज इंजन्स। अब इंजन क्या है? यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा, सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द इंजन्स। इन द सेम मैनर अगर आप कोई रिएक्शन कंसीडर कर रहे हो और उस रिएक्शन में मैंने आपको पहले ही बोला 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, तो उन रिएक्टेंट में से जो लिमिटिंग होगा, जिसका अमाउंट सबसे कम पड़ा होगा बेटा, दैट विल बी एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा एंड दैट रिएजेंट विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान बेटा वो रिएजेंट क्या होगा या रिएक्टेंट क्या होगा? कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा बेटा, बचेगा ही नहीं। तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट, उसको हम लिमिटिंग रीएजेंट के नाम से जानते हैं बेटा। क्लियर है केस? अब देखो दूसरा केस इसमें, ये तो हो गया हमारा लिमिटिंग रीएजेंट बेटा, कि लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन इस तरीके से दे दी बेटा हम लोगों ने। अब एक होता है एक्सेस रीएजेंट, द अदर वन इज नोन एज एक्सेस रीएजेंट। If we talk about excess reagent, excess reagent, अगर आप एक्सेस रिएजेंट की बात करते हो तो देखो हम इस केस में कहते हैं इट इज दैट रिएक्टेंट, इट इज that reactant which is not completely consumed during a reaction। एक रिएक्शन में जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता बेटा, एक रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट, मतलब जो बच जाए रिएक्शन में। क्लियर है? जो बच जाए। ये देखो बेटा, ये दोनों केस आपको और क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, एक इसका के एग्जांपल क्या होगा, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको 2 वर्ड याद रखने हैं बेटा, एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरा याद रखना है एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड एक्सेस रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट which remains after the reaction, which remains after the reaction or which is not completely consumed during the reaction। जो किसी भी रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम ना हो उसको हम एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, और जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए बेटा उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्लियर है बेटा केस? तो ये केस आपको याद रखना बेटा इस तरीके से कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि मैं एग्जांपल लेता हूं इसका, और एग्जांपल लूंगा एनसीईआरटी का बेटा। क्लियर? तो मैं इसको रब करता हूं एंड देन वी विल सी द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट। हम क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल चेक करते हैं। देखो बेटा, हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो मैं आपको पहले क्या है कि मैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कंसीडर करूंगा यहां पे बेटा। ठीक है? तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखो क्या होगा इस केस के अंदर।
बात करते हैं उसकी न्यूमेरिकल की। क्वेश्चन उठा ये है 50 kg of N2, 10 kg of H2 is 50 kg and 10 kg and 10 kg of H2 are given in the reaction. Calculate the amount of NH3 formed by these two reactants। आपको बताना है बेटा कि कितने अमाउंट ऑफ अमोनिया बनेगी जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। अब देखिए मैंने आपको पहले क्लियर किया था बेटा कि जब भी लिमिटिंग रिएजेंट का केस आएगा तो हो सकता है बेटा आपको दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट दे रखे हो। तो यहां पे भी इस केस में भी बेटा वी हैव टू रिएक्टेंट्स N2 and H2 and what we have to calculate amount of ammonia formed in the reaction बेटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब पहले वाले जो स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है उस कंसेप्ट को हम यहां पे पढ़ेंगे। ध्यान से देखना बेटा किस तरीके से देखेंगे। हमने कहा था कि अगर आप कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ रिएक्शन यू हैव टू बैलेंस दैट रिएक्शन फर्स्ट। आपको रिएक्शन पहले बैलेंस करनी होगी और ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं बेटा। कौन सी रिएक्शन? ये जो हमने दे रखी है N2 और H2 की। देखो वो रिएक्शन है बेटा हमारे पास N2 प्लस 3H2 विल गिव यू 2NH3। ये रिएक्शन हमें शो की हुई है बेटा, दी हुई है, हमने इस तरीके से रिएक्शन लिखी। ठीक है, एंड दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। चेक कर लो आप whether the reaction is balanced or not. This is a balanced reaction. Now what we have to do, we have to calculate। आपको सिखाया था कि number of moles निकाल लो। कोई भी देखो ये मास रिलेशन है। 50 kg of N2 and 10 kg of H2 is given and you have to calculate how much ammonia is produced in gram, that is mass relation। तो मैंने आपको सिखाया था कि number of moles निकालना सीख जाओ बेटा कि हर एक क्वांटिटी में अगर आप कुछ कैलकुलेट करना चाहते हो ट्राई टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गिवन सब्सटेंस। डन। तो हम क्या करते हैं बेटा यहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो निकालेंगे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं बेटा यहां पे किसके, दैट इज ऑफ N2 के बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या होगा बेटा, गिवन मास कितना है 50 इंटू 10 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 28। क्लियर है। इसी तरीके से आप दूसरा निकाल लो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने आपके पास 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए दोनों के। अब इसको कैंसिल करो, ऊपर क्या आ गया 25 इंटू 10 रेज टू पावर 3, नीचे कितना आ गया 14। फिर कैंसिल करो बेटा या 14 से डिवाइड कर दो 25 को। चलो हम साइड में कर लेते हैं डिवाइड, 25 डिवाइड बाय 14, 14 बचा 14, 1, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1.0। क्लियर है। अब 14 5 जा 70 होता है हमारे पास, और 14 5 जा 70 एंड 14 6 जा 84 एंड 14 7 जा उसमें बेटा आप क्या करो और कर दो केस 98। अब 14 7 जा 98 करोगे आप 798, क्योंकि अगला जो आएगा 14 एरिया दैट विल बी 112।
तो ज्यादा हो जाएगा बेटा उससे। तो 10 में से 8 गए 2 और 10 में से 1 गया बेटा 1, तो हमारे पास 12 आ गया। आप फर्दर कैलकुलेट करना चाहते हो तो फर्दर आप 0 लगा लो यहाँ पे। देन क्या आ जाएगा 14 8 या 1 1 2, देन यू विल गेट 8 एंड सो ऑन चलता रहेगा बेटा केस। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारे पास, दैट इज 1.78 इंटू 10 रेज टू पावर 3। ये मोल्स आ गए किसके हमारे पास, दैट इज ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के मोल्स आ गए बेटा, देखो क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। नाउ चेक द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने हो जाएंगे देखो बेटा 10, ये तो सीधा केस है 5, ये आ गया 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3। इतने मोल्स आ गए जो हमें गिवन दे रखे हैं नाइट्रोजन के, और इतने मोल्स आ गए जो हमें गिवन दे रखे हैं किसके, हाइड्रोजन के बेटा, क्लियर। अब दोनों के मोल्स आ गए। नाउ व्हाट वी हैव टू चेक, हम चेक करेंगे कि रिएक्शन क्या कहती है। रिएक्शन क्या कहती है मतलब कि रिएक्शन के अंदर कितने मोल मेंशन किए हुए हैं। हियर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे आप लिख लो 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 moles of H2। 1 मोल ऑफ N2 जो है वो 3 मोल्स ऑफ H2 से रिएक्ट कर रहा है बेटा। देखो इस तरीके से कर लिया। अब यहां पे चेक करो कि इतने मोल ऑफ N2 कितने मोल ऑफ H2 से रिएक्ट करेगा, जो हमें गिवन दे रखा है। तो देखो हम उसकी बात करते हैं। यहां से हमने चेक कर लिया कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये कहती है कि 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करना चाहिए। थोड़ा मैं चेक कर रहा हूं, देखो 1.78 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मोल्स ऑफ N2 need 3 into 1.78 into 10 raised to power 3 moles of H2। इतने मोल्स ऑफ N2 को इतने मोल्स ऑफ H2 चाहिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस। तो करो मल्टीप्लाई 1.78 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 जा 24 4 2 3 7 जा 21 और 2 23, फिर पॉइंट बेटा ये आ गया 3 1 जा 3 और 2 5। तो वी नीड 5.34 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, अब सुनो बेटा सारे का सारा केस ध्यान से। हमें कितने मोल चाहिए थे देखो बेटा N2 के, O2 के, यहां पे N2 के 1 मोल। इक्वेशन कहती है कि 3 मोल्स ऑफ H2 से रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल ऑफ N2 3 मोल्स ऑफ H2 से रिएक्ट कर रहा है। तो हमें जो गिवन दे रखे थे वो कितने थे, 1.78 मोल ऑफ 1.78 into 10 raised to power 3 moles of N2 and 5 into 10 raised to power 3 moles of H2। ये हमें गिवन दे रखे हैं बेटा। अब हमें चेक करना है इन दोनों में से, गिवन में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ये देखो ये पूरा केस, अगर हमारे पास 1.78 into 10 raised to power 3 moles of N2 अगर रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन से, तो उसको कितने चाहिए, इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। कितने मोल्स ऑफ 5.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वी नीड। अब लेकिन हमारे पास गिवन हाइड्रोजन कितनी है बेटा, ओनली दिस 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। देखो x ज्यादा चाहिए थी लेकिन हमें गिवन कितनी है, कम। तो यहां पे हाइड्रोजन क्या बन गया बेटा, दैट बिकम्स द लिमिटिंग रिएजेंट। वो लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। तो हम यहां पे लिखेंगे यहां पे कि H2 एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट ओवर हियर। जो H2 है ना बेटा, वो लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे बन गई है।
क्लियर है? अब सारे का सारा जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू H2। H2 के अकॉर्डिंगली बताएंगे कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म और हाउ मच ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड व्हेन दीज टू गिवन सब्सटेंसेस और क्वांटिटीज आर रिएक्ट विद ईच अदर। बेटा क्लियर है? तो अब चेक करते हैं। देखो ये तो हमारा केस हो गया। अब हमने इस तरीके से ये निकाल लिया इस सबको सॉल्व करके कि हमारा N2 और H2 में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और H2 हमारा क्या बेटा लिमिटिंग रिएजेंट बन गया है। क्लियर है? तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया कि लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करोगे। अब इसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से क्वेश्चन करोगे चेक करो बेटा। देखो ये मैं रब करता हूं। देखो ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास, और इस गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमने ट्रीट करना है। देखो ये आगे इक्वेशन चेक करो, यहां पे हम किस तरीके से देंगे बेटा। हमने कहा था कि जो क्वेश्चन है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू H2। ठीक है? तो क्या कहता है 3 मोल्स ऑफ H2 gives 2 moles of ammonia। रिएक्शन कहती है 3 moles of H2 gives 2 moles of ammonia। अब यहां पे देखो ध्यान से 1 mole of H2 gives 2/3 moles of ammonia बेटा, ये मिलेगा। अब हमें रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ H2 दे रखा है, जो अमाउंट ऑफ H2 है कितना गिवन दे रखा है रिएक्शन के अंदर, दैट इज 5.0 into 10 raised to power 3 moles of H2 gives 2/3 into 5.0 into 10 raised to power 3 moles of अमोनिया, ये मिलेगा। अब इसको सॉल्व करो। 2 5 10, 10 divided by 3, 10 raised to power 3 moles of ammonia। ठीक है? अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यू गेट 3 3 9, 0.1 बच गया, 0 लग गया, 3 3 9, 3 3 9, 10 raised to power 3 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये मिल गया। देखो इतने मोल्स ऑफ अमोनिया में मिल गया। अगर हमें 5.0 into 10 raised to power 3 मोल्स ऑफ H2 दे रखा है, जो कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर है? तो इतने मोल्स ऑफ अमोनिया आपको मिल गया। अब इस अमोनिया का वेट कितना होगा, मास कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है बेटा हमें। तो मास देखो इसका कितना होगा इस केस के अंदर, 1 मोल ऑफ NH3 का कितना वेट होता है 17 ग्राम। आपको इतने मोल्स का चेक करना है कि वेट कितना होगा। ठीक है? तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3.33 इंटू 10 raised to power 3, मॉलिक्यूलर मास कितना है अमोनिया का 17, विल गेट WA। अब 17 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, WA इज इक्वल टू 17 3 जा 51, 1 5 कैरी, 17 3 जा 51 और 5 56, फिर 5 कैरी बेटा, 73 3 जा 51 प्लस 5 56, डन। ही आ गया। 2 पॉइंट के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 56.61 इंटू 10 raised to power 3 ग्राम
इसको केजी में कन्वर्ट करना कितना आ गया 56.6 केजी, इतने केजी आ गए 56.6 केजी हमारे पास यहाँ पे केस मिल गया बेटा हमें। डन। तो ये देखो ये आ गए इतने मोल्स ऑफ अमोनिया का जो मास होगा दैट विल बी दैट मच बेटा, वो उतना आ जाएगा जितना हमें शो किया गया यहाँ पे 56.6 केजी। ठीक है बेटा, क्लियर केस। तो ये हमें क्वेश्चन मिल गया बेटा, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये हमारे पास आंसर आया है। ठीक है बेटा, दिस इज आवर आंसर। अगर कहीं प्रॉब्लम है बेटा तो चेक कर लो आप, कि अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि कैलकुलेशन में कहीं डाउट है तो वो भी चेक कर सकते हैं। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ उसको, कैलकुलेट 56.6 आया कि नहीं आया, कैसे आया। 3.33 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 3 जा 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 5 17 3 जा 51 और 5 56, 5 7 के 51 और 5 56, ये आ गया बेटा। 2 के बाद पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया 56.6 केजी। दिस इज आवर आंसर बेटा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंगली बता दिया कि व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2 आर गिवन इन द रिएक्शन। 10 kg दे रखी है, 10 kg जो है दैट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस इज अ एक्सेस रिएजेंट। वो क्या है बेटा, एक्सेस रिएजेंट दे रखा है, क्लियर है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट कितना होगा, तो जितना ये कंज्यूम हो गया है 1.78 into 10⁻³ आ रहा था बेटा, उतने मोल्स कंज्यूम हो गए, बाकी जो बच गए हैं दैट इज एक्सेस रिएजेंट। डन बेटा, क्लियर है केस। तो वो आप निकाल लेना कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे, क्लियर है केस। तो ये हो गया देखो लिमिटिंग रिएजेंट का केस। अब देखो कई बार और भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे रखे होते हैं बुक्स के अंदर, तो एक क्वेश्चन हम वो भी अटेम्प्ट कर लेते हैं हाइपोथेटिकल, ताकि ये कंसेप्ट आपका पूरी तरीके से आपको समझ आ जाए और आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सको बेटा। देखते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें। देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं खुद फ्रेम करता हूं क्वेश्चन, वैसे मुझे याद तो नहीं है लेकिन आई एम ट्राइंग। देखो क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट, आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफाई। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। एक रिएक्शन दे रखी है A+B2 विल गिव यू AB2, ये रिएक्शन है। तो पहला मैं क्वेश्चन पुट करता हूं इसमें, 100 एटम्स ऑफ A react with 50 molecules of B। आपको बताना है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। सेकेंड, 200 एटम्स ऑफ A react with 100 molecules of B। C है 50 atoms of A react with 100 atoms of B।
बेटा आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए और बी में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। आउट ऑफ ए एंड बी, ये ए और बी में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और क्यों, ये आपको बताना होगा वहां पे। चेक करो, देखो ये सारे केस मैंने आपको यहां पे शो कर दिए, हाईलाइट भी कर दिए इस तरीके से। अब रिएक्शन चेक करो पहले। ए जो है बेटा वो एटॉमिक फॉर्म में दे रखा है, एटॉमिक फॉर्म, और जो बी है दैट इज गिवन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म। डन। ए एटॉमिक फॉर्म में दे रखा है और बी क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर वी हैव 2 एटम्स ऑफ बी। तो ये समझना, ध्यान रखो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है बेटा, डोंट नीड दिस। हमें सिर्फ क्या बताना है कि ए और बी में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। डन। तो पहले पार्ट पे आते हैं। 100 एटम्स ऑफ ए रिएक्ट विद 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अब देखो बेटा रिएक्शन क्या कर रही है यहां पे, 100 एटम्स ऑफ ए, इसके 100 एटम्स है और कह रहा है 50 मॉलिक्यूल्स है बी के बेटा। लेकिन हमें यहां पे क्या शो हो रहा है, इनकी स्टोइकोमेट्री क्या है, 1-1 है ना। अगर 100 एटम्स है इसके तो वी नीड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। बात समझ आई। अगर 100 एटम ए दे रखे हैं तो वी नीड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी बेटा, बी के या B2 के बेटा लगा लो यहां पे एक जगह पे कि B2 के क्या होंगे आपके पास, ठीक है, ये क्लियर है। तो B2 के कितने 100 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, लेकिन वी आर गिवन विद ओनली 50 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वी आर गिवन विद ओनली 50 मॉलिक्यूल्स। यहां पे आप लिख दो 1 मोल ऑफ ए नीड्स 1 मोल ऑफ B2। तो 100 एटम्स ऑफ ए नीड टू 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। So here in this first case B is a limiting reagent। B क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट है। और अगर आपसे कोई पूछे एक्सेस रिएजेंट कौन सा है तो फिर A एक्सेस रिएजेंट हो गया वहां पे। क्लियर है केस। अब दूसरा केस चेक करते हैं, ध्यान से सुनो। 200 एटम्स ऑफ A, 200 एटम है A के, रिएक्ट विद 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। 200 इसके एटम्स है बेटा और इसके 100 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं B2 के। बात तो खत्म हो गई ना, चाहे जितने मर्जी दे रहे, अगर इसके एटम्स है उसके इतने ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, क्योंकि स्टोइकोमेट्री कहती है 1-1। अगर 1 मोल ऑफ A एटम है तो 1 मोल ऑफ B2 मॉलिक्यूल होना चाहिए। क्लियर है। तो यहां पे तो अगर इसके एटम्स है तो यहां पे 200 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए B2 के, देन द रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। अदरवाइज ये क्या है बेटा, इस केस के अंदर अगेन B इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। B क्या है, यहां पे भी एक लिमिटिंग रिएजेंट है, ये शो कर दिया। ठीक है। अब देखो 50 एटम्स ऑफ A रिएक्ट विद 100 एटम्स ऑफ B। 50 एटम A के, और बोला है उसने एटम्स बोला बेटा किसके, A के, रिएक्ट विद 100 एटम्स ऑफ B। और इस B2 के कितने एटम्स है, 100। कितने एटम्स है, 100। तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2। तो 100 एटम्स का मतलब क्या हुआ कि इसके भी 50 मॉलिक्यूल होंगे। देखो ध्यान सुनो, 50 एटम्स ऑफ A, यहां पे स्टोइकोमेट्री है 1। ठीक है। अगर मेरे पास 50 मॉलिक्यूल्स हैं B2 के, तो मैं क्या कहूंगा 50 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, ये आपको सिखाया मोल कंसेप्ट में कि अगर आपके पास 50 मॉलिक्यूल्स है तो एक मॉलिक्यूल में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 आ गया बेटा। तो यहां पे 50 एटम्स ऑफ A रिएक्ट विद 100 एटम्स ऑफ B2। डन। तो यहां पे नाइदर A नॉर B इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पे कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं है बेटा और कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों पूरे के पूरे कंज्यूम हो गए रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का एक सिलसिला।
क्लियर? क्या है ये? हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का एक केस। तो आप चेक करो एक बार इसको और सोचो और नोट करो जल्दी से कि लिमिटिंग रिएजेंट का केस क्या है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं बेटा। चलो बेटा ठीक है, आगे चेक करते हैं। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट था। इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट को स्टडी करते हैं। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ये मैंने आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, now see the last part of this chapter। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है ये आज का लेक्चर और एक लेक्चर और हो तब कंप्लीट हो जाए, या हो सकता है आज भी कंप्लीट हो जाए। लेट्स सी बेटा, एंड दैट इज कंसंट्रेशन। क्या है बेटा? कंसंट्रेशन। हम बात करें किसकी? कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है? हम कह रहे हैं यहां पे अ सॉल्यूशन हैज at least two components. A solution has at least two components. One is solute and the other one is solvent. एक होता है solute और दूसरा होता है solvent। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ये दो कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है बेटा, क्लियर? तब आप उसको सॉल्यूशन कहोगे। अगर आपके पास प्योर वाटर है एंड इट डज नॉट हैव एनीथिंग, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर आपने उस प्योर वाटर के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दी, दैट बिकम सॉल्यूशन। या आपने उस प्योर वाटर के अंदर थोड़ा सा स्कैश डाल दिया, रूह अफ़ज़ा डाल दिया, कोई और स्कैश डाल दिया बेटा, देन इट बिकम सॉल्यूशन। कुछ भी अगर प्योर वाटर के अंदर आप ऐड कर रहे हो तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो उसमें से एक सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट होगा। अब देखो कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते क्या है, इनकी बात करते हैं दोनों की। पहले इट्स अ सब्सटेंस, इट्स अ सब्सटेंस which is present in small amount। ये वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। स्मॉल अमाउंट, AMD मतलब अमाउंट। और सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ये लार्ज अमाउंट होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि सॉल्यूशन का, तो मैं लिखता हूं शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। तो यहां पे जो शुगर है, आपको पता है कि किसी भी कोई भी सॉल्यूशन अगर आप बनाओगे और उसमें शुगर ऐड करते हो तो शुगर हमेशा वाटर की क्वांटिटी से कम रहती है। तो शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज
सॉल्वेंट ओवर हियर। शुगर क्या है? सॉल्यूट है, एंड वाटर क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। यहाँ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये स्मॉल अमाउंट में होगा हमेशा, और वाटर क्या होगा? हमेशा एक्सेस में होगा। क्लियर है केस? तो ये आ गया सॉल्यूशन। और अब इन दोनों को सॉल्यूशन मिलता है हमें यहां से, हम मैं लिखता हूं सॉल्यूशन मिल रहा है इन दोनों को मिक्स करके, बट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होता है? इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ये होमोजेनस मिक्सचर है टू एंड मोर कंपोनेंट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। मतलब ये होता है कि अगर शुगर सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड में, एंड व्हेन यू डिसॉल्व शुगर इन वाटर, व्हाट हैज हैपेंड ओवर देयर कि शुगर अपनी फिजिकल स्टेट को लूज करके बेटा लिक्विड में चली जाती है। लेकिन याद रखना वो फिजिकल स्टेट छूटती नहीं है उसकी, वो ऐसी होती है, बट उसका साइज ऑफ पार्टिकल बहुत कम हो जाता है जिसको हम देख नहीं पाते। क्लियर है? तो लेकिन अगर देखने पे अगर आप सॉल्यूशन को देखो शुगर प्लस वाटर के, तो उसमें क्या होता है? वो फिजिकल स्टेट उसकी सॉल्यूशन की लिक्विड दिखती है। ज्यादातर अगर आपसे कोई पूछे कि किसी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो वट एवर विल बी द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट दैट विल बिकम द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। वही बनती है फिजिकल स्टेट जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी। यहां पे सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है, तो द सॉल्यूशन बिकम लिक्विड, वो लिक्विड बनेगा, सॉलिड नहीं बनेगा। ओके बेटा, तो याद रखना है आपको। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को अगर आप मिक्स करते हो होमोजेनियसली बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है? अब देखो बात आती है कंसंट्रेशन की, कि हम एक सॉल्यूशन क्यों पढ़ाने लगे? कंसंट्रेशन को पढ़ाते पढ़ाते ऐसा क्या आया कि हमने सॉल्यूशन की जगह कंसंट्रेशन की जगह सॉल्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखो बेटा कि जो सॉल्यूशन होता है उनकी कंसंट्रेशन होती है। कोई भी अगर आपसे कोई पूछे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज अ सेपरेट इशू कि हम वाटर की कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी एंड ऑल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और ये कंसंट्रेशन वर्ड आया कहां से? वो आया यहां से बेटा कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है एक रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। कितना सॉल्यूट डाल रहे हो आप सॉल्वेंट के अंदर, दैट विल गिव यू कंसंट्रेशन। मोर द सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्वेंट, हाई विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड लेसर विल बी द लेसर इज द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, lesser will be the concentration of the solution। तो लिख सकते हो totally depend, concentration totally depends on the amount of solute। concentration जो है बेटा वो amount of solute के ऊपर डिपेंड करेगी। concentration की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉन्क लिखते हैं, CONC कॉन्क। आपके लैब्स में बॉटल्स जो होती हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कंसंट्रेशन मतलब CONC कॉन्क। ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्वेंट, इन गिवन सॉल्वेंट। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है किसी भी गिवन सॉल्वेंट के अंदर, दैट गिव्स यू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जितना आप ज्यादा डालोगे उतना हो जाएगा। देखो बेटा अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने। कैसा एक्सपेरिमेंट? आप क्या लो, एक ग्लास वाटर लो और उस वाटर के अंदर सपोज करो दिस ग्लास, ठीक है, और उस वाटर के अंदर आप शुगर ऐड करी जाओ, 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून। एज यू आर एडिंग शुगर इनटू दैट वाटर, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर? इफ यू स्टार इट देन शुगर स्टार्ट्स डिसॉल्विंग। शुगर क्या होगी बेटा? डिसॉल्व होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। क्लियर है? लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और उस पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर के अंदर। अब वो डिसॉल्व होना बंद क्यों हो गई है भाई? ऐसी क्या बात है? अभी तक तो डिसॉल्व हो रही थी। तो फिर हमने चेक किया कि यार कहीं ये सैचुरेट तो नहीं हो गई है। सैचुरेट का मतलब होता है तृप्त हो जाना,
सेटिस्फाइड हो जाना, डन। तो इसका मतलब क्या है, सैचुरेट तो नहीं हो गई। सैचुरेट का मतलब होता है कि जितनी शुगर पानी डिसॉल्व कर सकता था उस अमाउंट के अंदर, उतनी उसने डिसॉल्व कर ली है। नाउ द वाटर इज नॉट एबल टू डिसॉल्व मोर एंड मोर शुगर इनटू इट। तो वाटर के पास अब इतनी हिम्मत नहीं है कि उस पानी के अंदर और शुगर को डिसॉल्व कर ले बेटा। तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया है। क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया है हमारे पास। अगर जितनी कम शुगर होगी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जितनी ज्यादा शुगर होगी उसके वाटर के अंदर, उतना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है बेटा। तो देखो सॉल्यूशन जो होते हैं वो हमें 3 तरह के मिल जाते हैं बेटा, जो आपको बताता हूं मैं किस किस तरीके के सॉल्यूशन मिलते हैं। देखो बेटा ध्यान से, देखो बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वैसे तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत चीजों पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने लगा हूं उसके बेस पे बात कर रहे हैं हम। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कितने टाइप के सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। फर्स्ट हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिखने की शॉर्ट फॉर्म है। सेकंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डन, ये होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं 1 बाय 1 करके इन तीनों की। इफ टॉक अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेट का मतलब है कि बस हो जाना। क्लियर है, कैसे आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे आप लिख लो पहले डेफिनेशन। व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड in given amount of solvent, टेम्परेचर फिक्स है T, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हम लोग, रूम टेम्परेचर के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो और वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, फिर डिसॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया है। क्लियर है, कैसे देखो, सपोज करो आपकी कोई फेवरेट चीज है घर में, एक फेवरेट कोई ऐसी डिश बनी है घर में कि जो आपको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, आपने क्या किया बेटा, वो खा ली एक बारी, फिर दूसरी बारी खा ली, फिर तीसरी बारी खा ली, 2-3 घंटे में आपने 3-4 बार डिश खा ली और आपका पेट पूरा फुल हो गया, टमी फुल हो गई आपकी। अब अगर आपको कोई और चीज ऑफर की जाती है तो आप कहते हो बस अब नहीं, क्या होगा, नहीं तो आप क्या कर दोगे, वोमिट आउट कर दोगे, चीजों को बाहर निकाल दोगे। तो इसका मतलब नाउ यू आर सैचुरेटेड, अब आप सैचुरेटेड हो, टिल यहां तक फुल हो। अब आप और चीजें आप नीचे नहीं ला सकते, अपने पेट के अंदर नहीं ले आ सकते। ठीक है, तो होता है सैचुरेशन आ जाना। तो वही सॉल्यूशंस के अंदर आती है। अगर कोई लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, ये हमने ग्लास में आता है, इसके अंदर पानी है बेटा, और उसके अंदर शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वाटर कहता है ऐसे करके, नहीं भाई अब नहीं शुगर। तो उसका मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड बन गया है। अगर आपको कोई खाना और ऑफर करे, आपको नहीं अब नहीं खा सकता, अगर आपने और खिलाया तो मुझे उल्टी आ जाएगी। तो दैट सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व
इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये केस होना चाहिए। देखो दूसरा केस यहां पे क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन मोर एंड more solute is dissolved at a particular temperature, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सपोज करो बेटा आपके एग्जाम चल रहे हैं और मम्मा पापा भी बाहर गए हुए हैं, आप घर में अकेले हो और आप सुबह से कुछ नहीं खा रहे बिकॉज नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है। आप क्या करो, बस पढ़ाई कर जा रहे हो, यू डोंट हैव टाइम। तो आप क्या करते हो, सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हो। कभी चिप्स खा लिए, कभी नमकीन खा ली, कभी बिस्किट खा लिए, कभी शेक बना लिया, कभी चाय बना ली, कभी कॉफी बना ली। सारा दिन आप क्या होगा, कभी भी सैचुरेट नहीं होगे। आप कुछ ना कुछ क्या करोगे, खाई जाओगे खाई जाओगे खाई जाओगे, क्योंकि आपने एक टाइम बैठ के खाना प्रॉपरली नहीं खाया है। इसका मतलब क्या है, आप थ्रू आउट द डे अनसैचुरेटेड रहोगे कि यार क्या है, अभी तो हमने पेट ही नहीं भर रहा है, अभी तो पेट ही नहीं भर रहा है, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी, फिर भूख लग जाएगी, फिर आप खाओगे। और तो अगर ऐसा कोई सोल्यूशन बनता है, तो हमने लाइव एग्जांपल दिया है, अगर ऐसा कोई सोल्यूशन है जिसमें मोर एंड मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है, और जितना हम ऐड कर रहे हैं रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो सब डिसॉल्व हो ही जा रहा है। तो हम बोल देते हैं इस तरीके का सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोर एंड मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व। और सैचुरेट होता है जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अब देखो थर्ड केस, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ वी टॉक अबाउट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होता है, देखो बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर पहली बात, दो तीन कंडीशन याद रखो। टेम्परेचर इज रेज्ड इन दिस केस, मतलब रूम टेम्परेचर पे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना सकते, हमें टेम्परेचर बढ़ाना ही पड़ेगा। याद रखना, if you want to prepare super saturated solution then you have to increase the temperature of the solution at a particular temperature पे जाके फिर आपको बात करनी होगी बेटा। क्लियर है? कैसे? देखो रूम टेम्परेचर जो होता है नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं लैब्स के अंदर, रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, एंड नाउ you are checking the concentration of the solution or the solute, amount of solute कितना डिसॉल्व हो रहा है रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आपने वाटर को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया, चेक करके रखा हुआ है और मेंटेन किया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नाउ यू आर एडिंग शुगर टू इट। फिर क्या कर रहे हो आप, शुगर ऐड कर रहे हो, या आप क्या करो 25 डिग्री सेल्सियस पे पहले शुगर ऐड कर लो और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लो, बन गया। नाउ स्टार्ट हीटिंग दैट सॉल्यूशन और उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक ले आओ। लेट इट बी, एक एग्जांपल दिया है 40 तो बेटा मैंने, ये नहीं कि हमेशा 40 पे लाना है सुपर सैचुरेटेड के लिए, आप किसी भी टेम्परेचर पे ले आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल दिया है 40 डिग्री का मैंने। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ उसको, और जब 40 डिग्री सेल्सियस पे लेके आओगे तो आप देखोगे क्या उसमें और शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, मोर एंड मोर शुगर विल बी डिसॉल्व इन इट। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब उसमें भी चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, नाउ यू विल गेट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बिकॉज अगर आपने उसको 40 से नीचे किया, टेम्परेचर ठंडा करने रख दिया, तो शुगर के क्रिस्टल बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे साइड से बेटा बीकर की। आप महसूस करोगे शुगर के क्रिस्टल क्या होंगे, साइड से निकलना शुरू हो जाएंगे। और इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है हलवाई की दुकान पे। क्या होता है वहां पे, चाशनी बनाते हैं ना हम लोग, जब वो लोग चाशनी बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले पानी में चीनी डालते हैं बेटा, घोलते रहते हैं और उसको स्टर करते रहते हैं, साथ साथ करते रहते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं उसका, फिर करते रहते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर करते रहते हैं।
तो इतना विस्कस बना लेते हैं उसको टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के, इतनी शुगर डिजोल्व कर देते हैं कि जब वो ठंडी होती है कढ़ाई बेटा, जलेबी जब बनाते हैं चाशनी के लिए आपको पता ही है, तो आप कभी नोटिस भी कर सकते हो हलवाई की शॉप पे जाके, जब उस ठंडी होती है बेटा कढ़ाई, तो क्या होता है उस ठंडे केस के अंदर, कढ़ाई के ठंडे होते ही बेटा क्या होता है उसके साइड में शुगर के क्रिस्टल अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो हम बोलते हैं जो सॉल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड तो है और इक्विलिब्रियम में भी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद रखने का एक ही तरीका है, आप कहोगे यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी आप चेक करोगे किसी भी सॉल्यूट की इन सॉल्वेंट, वो पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है, नॉट एट अ रूम टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर बढ़ाना ही पड़ता है बेटा, वहां पे टेम्परेचर इज रेज। देखो रूम टेम्परेचर पे हम सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और बाय रेज्ड टेम्परेचर वी कैन फॉर्म सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसकी पहचान यही है कि अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो क्या होगा सुपर सैचुरेटेड केस के अंदर, उस केस के अंदर आप ये चेक करोगे कि वहां पे क्या हो गया बेटा, उस केस के अंदर क्या हो गया वहां पे कि जो शुगर डिजोल्व हुई है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाएंगे बेटा। क्लियर केस। तो ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। तो आपको ये पता होने चाहिए थोड़े से कि आइडिया हो चाहिए क्या होते हैं। तो ये आ गए 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नाउ वी विल कैलकुलेट, नाउ वी विल सी how many physical quantities are there by which you can easily calculate the concentration of the solution, कि concentration किस solution की किस तरीके से होती है कैलकुलेट करना हम सीखेंगे बेटा, लेकिन हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन बेटा टेक केयर, पढ़ते रहो इसको अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा, और कोई भी डाउट हो वो पूछते रहो और साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, क्वेश्चंस पढ़ते रहो बेटा। क्लियर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।